Hello students, welcome back to another super exciting session on displacement current. आज की इस क्लास में हम displacement current का core concept पढ़ेंगे. This concept is very important for class 12 students and this is the starting point of electromagnetic wave theory. अगर आपको electromagnetic waves पढ़नी है, Maxwell equation पढ़नी है, तो हमारा starting point displacement current ही होता है. And it is equally important for NEET and JEE aspirants as well. अब डिस्प्लेसमेंट करंट के कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक बेसिक सर्किट कंसिडर करते हैं जहां पर एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, राइट? अब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ऑब्वियसली वी हैव यूज्ड चार्जिंग सोर्स, जिसकी वजह से यहां पर एक करंट फ्लो कर रहा होगा I एंड द सेम करंट यहां से वापस लूप बनाकर क्लोज हो रहा होगा, राइट? करंट I फ्लो कर रहा है और हम जानते हैं दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. अगर इस सर्किट में ये करंट फ्लो कर रहा है और मैं यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दूं तो 100% मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगा. सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को यहां रख दूं तो भी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगा. अगर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. और ये मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे निकाल सकता हूं? ये मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल सकता हूं. B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट पर एक एम्पियर सर्किटल लूप ले लोगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्ल रूल यूज करोगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे एंड जिस डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल करोगे उस पर जो टेंजेंट बनाएगा उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. सिमिलरली अगर मैं आपसे इस साइड निकालने के लिए कहूं, सेम प्रोसेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. बट अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो आप मुझे बताओ क्या कैपेसिटर के बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है? अभी तक हमने जितना पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड केवल दो वजहों से प्रोड्यूस हो सकती है. एक तो मैग्नेट हो या तो फिर करंट कैरिंग कंडक्टर हो. यस, अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या अगर आपके पास कोई मैग्नेट रखा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. क्या कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई मैग्नेट है या कोई करंट फ्लो कर रहा है? द आंसर इज नो. कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ना तो कोई मैग्नेट रखा है ना तो कोई करंट फ्लो कर रहा है. इसका मतलब थ्योरेटिकली या जितना अभी तक हम मैग्नेटिज्म जानते हैं उसके हिसाब से यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए. बट अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखता हूं देन आई ऑब्जर्व कि ये मैग्नेटिक नीडल भी डिफ्लेक्ट होती है. अब ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है. भाई मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए. बट मैग्नेटिक फील्ड या तो करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस होती है या तो कोई मैग्नेट रखा हो तो उसकी फील्ड में आपकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ना तो यहां पर कोई मैग्नेट रखा है ना तो यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया क्यों? मैग्नेटिक नीडल में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है. और इसी क्वेश्चन का आंसर हमें एक नए कॉन्सेप्ट के पास ले जाता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं. डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल करंट. आप जो करंट पढ़ते हो वो देखिए, हमने अभी तक जो भी फिजिक्स पढ़ी है, करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. जब तक चार्ज नहीं फ्लो करेगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तब तक करंट फ्लो नहीं कर सकता. ये कन्वेंशनल डेफिनेशन है करंट की. ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट करंट में हमने करंट वर्ड यूज तो किया है बट ये हमारा कन्वेंशनल करंट बिल्कुल भी नहीं है बच्चों. ये बात बहुत ध्यान से समझेंगे. बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है और बाकी जब आप इंजीनियरिंग करोगे
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल करंट। और ये डिफरेंस आता कहां से है? ये डिफरेंस आता है इसके ओरिजिन से, राइट? ये डिस्प्लेसमेंट करंट जिस वजह से आ रहा है वो वजह डिफरेंट है उस रीजन से जिसकी वजह से कन्वेंशनल करंट आ रहा था। और कन्वेंशनल करंट क्यों आ रहा था? क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा था। यहां पर कोई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, बट फिर भी एक करंट आ रहा है। और अब हम अगले 10 मिनट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो करंट क्यों आ रहा है, राइट? चलिए ध्यान से वापस आते हैं अपने सर्किट डायग्राम पे। देखो, जब हमने कैपेसिटर को चार्ज करना चालू किया तो धीरे धीरे ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा और ये वाला एंड जो है ये नेगेटिव चार्ज होता जाएगा। अब कैपेसिटर इंस्टेंटली तो पूरा चार्ज होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने स्विच दबाया, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करना चालू हुआ और आपका कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज हो गया। नहीं, कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर धीरे 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 चार्ज होगा। जिस समय कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, आप मुझे बताओ क्या इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो रही है? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है भाई? क्योंकि कैपेसिटर के इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आता जा रहा है, इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आता जा रहा है। हम जानते हैं कि जब भी प्लस और माइनस पोटेंशियल क्रिएट होता है, एक प्लस से माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इस्टेब्लिश हो जाता है। ये हम ऑलरेडी गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो रही है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो गया है? ऑब्वियसली एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो गया है। टाइम वेरिंग क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है ये फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन था वो खत्म हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि कैपेसिटर के बीच वाले रीजन में जब हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल में मोमेंटरली डिफ्लेक्शन होता है। ये जो मोमेंटरल डिफ्लेक्शन है ये किसी करंट की वजह से नहीं है बल्कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो समय के साथ वेरी कर रही है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। बात समझ में आई, राइट? अब इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो करता है बेटा उसको हमने नाम दिया ID यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर ने एप्सिलॉन नॉट क्यों लगाया? एप्सिलॉन नॉट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड का डायमेंशन करंट के डायमेंशन के बराबर करना था। डी फाई बाई डी टी के डायमेंशन को जब एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आईडी के बराबर आ जाएगा। और ये एप्सिलॉन नॉट क्यों आया ये भी मैं अभी आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, राइट? तो आपको ये बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। ये करंट नॉर्मल करंट से बिल्कुल अलग है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुई है। इसका मतलब हमें एक चीज और पता चल गई कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज केपेबल ऑफ creating a magnetic field. It is a very 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 important concept. Is that very 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 clear to all of you? अब देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये तो हमें थ्योरेटिकली समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है। मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट हुई है तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुई है।
अब इसके कोर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, आपको मालूम है अगर आपको इस सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो तभी लग सकता है जब करंट कंटिन्यूअस हो। भाई अगर करंट डिसकंटिन्यूअस है तब तो केवीएल नहीं लग सकता। भाई करंट डिसकंटिन्यूअस मतलब सर्किट कहीं पर ब्रेक कर गया, सर्किट ब्रेक कर गया मतलब सर्किट ओपन हो गया। अगर सर्किट ओपन हो गया तो क्लोज लूप बनेगा ही नहीं, और अगर क्लोज लूप बनेगा ही नहीं तो हम केवीएल लगा ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस सर्किट में केवीएल लगा सकता हूं इसका मतलब करंट की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो मुझे ये तो दिख रहा है कि सर्किट के बाहर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन कैपेसिटर की प्लेट के बीच में करंट कहां है? कंटिन्यूटी बनाने के लिए कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो करंट है बेटा वही मेरी डिस्प्लेसमेंट करंट है। बात समझ में आ रही है? तो जो मेरी टोटल करंट है वो एक्चुअली में दो करंट्स का कॉम्बिनेशन है, एक आई और एक आईडी। इस आई को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, ये हमारी कन्वेंशनल करंट है, दिस इज कंडक्शन करंट एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। आप सीधा सा फंडा समझो, अगर आपको इस क्लोज लूप में केवीएल लगाना है तो भाई ऑब्वियसली मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पर भी तो सर्किट क्लोज होना चाहिए तभी तो लूप पूरा बनेगा। अगर सर्किट क्लोज होना चाहिए मतलब यहां पर भी तो कोई करंट होनी चाहिए, तो यहां पर जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। बात समझ में आ रही है? यहां पर जो करंट है बच्चों वो करंट हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट है। अच्छा, अब इसको जरा मैथमेटिकली निकाल के भी दिखाता हूं आपको। देखिए आई का वैल्यू कितना होता है? वी नो दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक। अच्छा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में दिस इज प्लस दिस इज माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज q upon a into epsilon naught, right? This is the electric field. What is the electric flux? Phi e is equal to E into a. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? q a upon epsilon naught into a. This will be q upon epsilon naught, right? हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कितना बोला? हमने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला id is equal to epsilon naught d phi e by dt। वैल्यू पुट करके देखो, epsilon naught डी डी टी ऑफ फाई ई, फाई ई की जगह क्या पुट करूं? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, दिस विल बी डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या है? कन्वेंशनल करंट। इसका मतलब हुआ जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा था उस समय जो कंडक्शन करंट थी वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट थी, राइट? इसको ऐसे समझो। देखिए, जिस समय आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है आउटसाइड द प्लेट, आउटसाइड द प्लेट व्हाट इज द करंट? आउटसाइड द प्लेट द कन्वेंशनल करंट या कंडक्शन करंट इज dq by dt एंड इनसाइड द प्लेट id is equal to 0, right? What is inside the plate? भाई प्लेट के बाहर कंडक्शन करंट 0 है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, और कंडक्शन करंट कन्वेंशनल dq by dt है। प्लेट के अंदर क्या है? व्हाट इज द सीन इनसाइड द प्लेट? इनसाइड द प्लेट बेटा आपका कन्वेंशनल करंट 0 है, लेकिन आपका कंडक्शन ये डिस्प्लेसमेंट करंट dq by dt है। ये देखिए आपने अभी प्रूव किया कि आपका id का वैल्यू dq by dt है। आप समझ रहे हो? जिस समय कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस समय जो प्लेट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये दोनों करंट मिलाकर कंटिन्यूटी को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट करंट से फायदा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट करंट से फायदा यह हुआ, अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ यहां पे लगाते, भाई अंदर तो कोई करंट था नहीं, जब तक मैं डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं जानता था तब तक अंदर तो कोई करंट था नहीं। अगर अंदर कोई करंट था नहीं तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0। इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं, लेकिन यहां पर तो डिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां पर तो डिफ्लेक्शन हो रहा था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही थी।
इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ पूरी तरीके से सही नहीं था। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, राइट, मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है B dot dl is not mu naught I, it is mu naught I plus id, या mu naught I plus mu naught id. This is mu naught I plus mu naught epsilon naught d phi e by dt. This is the modified Ampere circuital law, and this is the fourth Maxwell's equation. देखिए पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से डिफाइन है, जिसमें से 3 इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हो। मैं आपको चारों मैक्सवेल की इक्वेशन लिख के बता देता हूं। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन इज E डॉट ds is equal to q upon epsilon naught. This is nothing but Gauss law, right? This is Maxwell's first equation. E dot ds is the area. दूसरी B dot ds is equal to 0. ये मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है, वैसे मैग्नेटिज्म में भी एक गॉस लॉ है। दिस इज द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तीसरा है आपका E dot dl is equal to minus d phi b by dt. This is nothing but Faraday's law, right? ये है आपका Faraday's law, and the last equation is the modified equation, which is mu naught I plus mu naught epsilon naught d phi e by dt. This is modified Ampere's circuital law, right? I guess सभी बच्चों को डिस्प्लेसमेंट करंट का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू विल फाइंड वेरी लेस लिटरेचर ऑन दिस। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पूरी क्लास 12th की फिजिक्स एज पर नीट जेई एंड योर क्लास 12th ऑल बोर्ड्स इज देयर ऑन द चैनल। सर्च में आपको नहीं मिलता होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स द लेक्चर्स आर प्राइवेट, but now I have opened them so you can check them out. They are good lectures, and अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। We'll catch up very soon with another very important concept. Till then, stay healthy and stay safe. Thank you.